डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 6। डे 5 तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास, वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, कोलिजन, इन सबके थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल पोर्शन देखे थे। आज हम लोग एडवांस लेवल में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जस्ट जो मोमेंटम, कोलिजन, वर्क एनर्जी और सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। दिस इलस्ट्रेशन इज गिवन एज द two particle elastic object A and B of identical mass are moving with the velocity 15 meter per second and 10 meter per second respectively. इसका मीनिंग we have given two masses and they have equal masses. अब इनका स्पीड डिफरेंट दिया हुआ है 15 meter per second and the next one is given 10 meter per second. Collide along the direction of the line joining them. That means head on collision हो रहा है and now their velocity is after collision. After collision उनका velocity आपने find out करना है। So first of all हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं along the same line in which these two particles are moving. So मोमेंटम कंजर्व करने में इनिशियल मोमेंटम देखेंगे बिफोर कोलिजन। सो आपको बिफोर कोलिजन वेलोसिटी गिवन है फर्स्ट पार्टिकल का, दिस इज गिवन 15 मीटर पर सेकेंड। तो m1 v1 और m1 u1 plus m2 u2. Next mass is still m and the velocity is given 10 meter per second. Well, after collision यहां पे इसका स्पीड v1 unknown है, here जो अदर पार्टिकल है उसका स्पीड v2 unknown है। Because these are the unknown quantities, we can say this m will cancel out, so v1 plus v2 will comes as the 25. Now we'll say next हम देखें coefficient of restitution, या जो velocity of separation और velocity of approach का रेशियो होता है उसका रिजल्ट अगर अप्लाई करें, so here it is given v2 minus v1 and this v2 minus v1 upon u1 minus u2, that must be equals to 1. Here this one is given as the perfect elastic collision E, coefficient of restitution. तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भले ही क्वेश्चन में ना गिवन हो, बट ये बोल दिया बॉल्स ने इलास्टिकली कोलाइड करना है, इट मींस देयर मस्ट बी E इक्वल्स टू 1. सो हियर E इक्वल्स टू 1 हो गया, इट इज गिवन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से v2 minus v1 दिस अपॉन u1 minus u2, 15 minus 10. So v2 minus v1 will comes as the 5, 15 minus 10, that means वहां पे जो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन था वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे. सो बॉल्स आर मूविंग इनिशियली, वी कैन से ये बॉल इधर मूव कर रहा है, सिंपली नेक्स्ट बॉल इधर मूव कर रहा है. डेफिनेटली जो बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा वो स्लो चल रहा होगा. आपको ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड एंड द नेक्स्ट वन इज गिवन 15 मीटर पर सेकेंड. सो हियर वी कैन से जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से दोनों आइडेंटिकल मासेस का आपको आया है, इट इज बिफोर कोलिजन. सो v2 minus v1 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज गिवन 5. नाउ अब देखिए आप v1 प्लस v2 हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया था, इट वाज इक्वल्स टू 25 बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. नाउ इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो आपको 2v2 इट इज गिवन बाय 30. दोनों इक्वेशन आपने ऐड कर दिया, तो यहां से v1 कैंसिल हो जाता है एंड दिस v1 और v1 कैंसिल होने के बाद विल से 2v2 विल बी इक्वल्स टू 30 और v2 विल बी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड. Similarly, because v2 minus v1 is 5, so we'll say v1 will be 10 meter per second. So दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आपको आ गया. That means फर्स्ट बॉल मूव करेगा 10 मीटर पर सेकंड से, while अदर बॉल मूव करेगा 15 मीटर पर सेकंड से आफ्टर कोलिजन. सो अब देखते हैं एक और इलस्ट्रेशन जो सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करता है. A man of mass capital M stands at one end of the plank of length L, which lies at rest on a frictionless surface. Man walks to other end of the plank. Mass of the plank is given capital M by 3. It means it is given, let this is given a plank. ये आपको plank है और किसी स्मूथ सरफेस पे ये plank रखा हुआ है. Remember it, इस plank का mass हम कह सकते हैं this mass is also given and this mass is given by M by 3. So mass of the plank is given M by 3. Here we can say this mass is given M by 3. और man ने एक end से चलना start किया. यहाँ पर it is given a person of mass capital M. Well, length of the plank is given L. So ये length of the plank is given L. Now, the distance that mass moves relative to the ground. So इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर कितना relative to ground मूव कर जाएगा जो मैन इस ग्राउंड के, देखिए विद रेस्पेक्ट टू, अगर हम इस राफ्ट के देखें विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक देखें तो वो L मूव करेगा. बट हियर वी हैव टू कैलकुलेट दैट द मैन कितना मूव कर जाएगा रिलेटिव टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना मूव कर जाएगा. So here this is the man moves relative to ground. ये कैलकुलेट करना है. So again we can say xcm that must be equals to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2
एंड फ्रॉम हियर अगर हम डेल्टा एक्स देखें, दैट मींस जो दो मासेस हैं दोनों मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देखें सो डेल्टा एक्स सीएम, जो सीएम मूव करेगा जितना, या सीएम का पोजीशन देखें हम, सो डेल्टा एक्स सीएम दैट विल बी m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, बिकॉज वी नो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. So here, if there is no external force, we'll say center of mass will not move because if external force is given 0. So we can say m1 delta x1 plus m2 delta x2 must be equals to 0, and we put the value capital M delta x1 plus m by 3 delta x2 equal to 0, and from here we will say delta x1 that will be minus of m upon 3 capital M delta x2, which means delta x2 by 3. Now x relative that must be delta x1 minus delta x2, and we know this x relative is given delta x1 minus delta x2 is given capital L, as we can say this is minus delta x2 by 3. जो x1 का वैल्यू हमने देखा था, डेल्टा x1 का वैल्यू, ये वैल्यू रख देने पे आपको यहां से आ जाता है delta x2 that will be equals to minus 3 by 4L, and if we want to calculate delta x1, so delta x1 will be minus of delta x2 by 3, or will say minus of L by 4. इसका मीनिंग है मैन रिलेटिव टू ग्राउंड मूव करेगा जस्ट L by 4, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में. आप देखिए मैन वैसे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बट प्लैंक पीछे आ रहा था और प्लैंक काफी तेजी से पीछे आ रहा था. मैन के रिलेटिव में प्लैंक ज्यादा स्पीड से पीछे आ रहा था, इसलिए मैन का नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में ही रहा. ऑल्दो मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मैन मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट इसका इस डायरेक्शन में रहा जो नेगेटिव साइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम देखें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन मूव करेगा, दैट विल बी L by 4, एंड दैट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन. दैट मींस प्लैंक बहुत तेजी से मूव करेगा और प्लैंक का मास भी कम दिया हुआ है. सो अब हम देखते हैं एक और इलस्ट्रेशन जो सिंपली परसेंटेज बेस्ड है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पे. इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 20%, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. आपको काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट इंक्रीज होगा ये फाइंड आउट करना है, परसेंट इंक्रीज देखना है. तो इसका मीनिंग है पहले हम देखें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है. सो काइनेटिक एनर्जी एज यू नो दैट K शुड बी इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m, और फ्रॉम हियर वी कैन से K1 जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी P1 स्क्वायर बाय 2m, while K2 will be P2 स्क्वायर बाय 2m. From here we will say that K2 minus K1 by K1, and that should be equals to P2 square by 2m minus P1 square by 2m, and this all upon P1 square by 2m. So यहां से देखिए 2m कैंसिल हो जाता है, that we can find out P2 square minus P1 square upon P1 square, which means अगर हम इसको इंडिविजुअल सेपरेट करें, so ये P2 square अपॉन P1 स्क्वायर माइनस 1 और P2 अपॉन P1 होल स्क्वायर माइनस 1, ये आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है. Remember this is fractional change in kinetic energy and we have to calculate percentage change, so we will multiply it by 100 also. So यहाँ पे हमने 100 से multiply भी कर दिया. So this is within a big bracket P2 by P1 whole square minus 1 and then close bracket into 100. So अब आप देखते हैं P2 और P1 का क्या रिलेशन आता है. So P2 P1 का देखिए P2 equals to P1 plus, because it is 20% increase, so we'll say here P1 plus 20 by 100 times P1. So ये आपको आ जाता है P2 और P1 का रिलेशन यहां से, that P2 will be equals to 6P1 by 5. अब हम अपने इक्वेशन में रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं P2 का रिलेशन. तो अगर P2 की वैल्यू रखते हैं 6P1 by 5, P1 कैंसिल हो जाएगा, we'll get here 6 by 5 whole square minus 1 that times 100, which means here it will be 36 by 25 minus 1 into 100, and after solving this one we'll get 44%. That means change in kinetic energy, percentage change in kinetic energy, that must be equals to 44%. यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक बेसिक रिलेशन यूज किया और थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल क्वेश्चन था. सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. इफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट, इट बाउंसेस फ्रॉम द फ्लोर, coefficient of restitution is given 0.5. Coefficient of restitution means E, small e is given 0.5. The speed just before first bounce, that means first time जब वो collide कर रहा है, at that moment this speed is given simply 5 meter per second. Now the total time by the ball to comes to rest, कितना टाइम बॉल लेगा रेस्ट पर आने के लिए, दैट मींस वो बार बार कोलाइड करेगा और फाइनली कब वो रेस्ट पे आ जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. आइए देखते हैं पहले एक्सेलरेशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u माइनस 80 से या v इक्वल्स टू u प्लस 80 से हम एक्सेलरेशन का देख सकते हैं. यहां पर एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u बाय t, एंड हियर v minus u initial velocity, if we take here v naught,
so it will be v minus v naught by t, or this acceleration will act as the acceleration due to gravity. That means बॉल वर्टिकल मोशन कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उस पर सिर्फ mg फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन सिर्फ g होगा। यहां पर हमको फाइनल वेलोसिटी v जीरो होगा, क्योंकि बॉल ने कहीं ना कहीं से वापस आना है। सो एट दिस फाइनल वेलोसिटी जीरो, वी विल से दैट स्पीड बिफोर फर्स्ट बाउंस, जस्ट फर्स्ट बाउंस के पहले उसका स्पीड क्या होगा, तो ये स्पीड आ जाता है v नॉट 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। So we'll say this is time t will be again v equals to u plus gt say. So v equals to plus gt say, we'll take here 0 minus of minus 5 by 10, and g we have taken here 10 meter per second square. So that time will be 5 by 10, that means 0.5 meter per second. So इसके बाद में हम देख रहे हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड के बाद में बॉल विल कम्स टू रेस्ट, बॉल रुक जाएगा, उसके पास का एनर्जी पूरा लॉस हो जाएगा। तो यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया आफ्टर टाइम दैट बॉल विल सिंपली स्टॉप, बॉल कब रुक जाएगा वो कैलकुलेट करना था। सो अब हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहां पे गिवन है अ थिन यूनिफॉर्म बार लाइज ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इज फ्री टू मूव इन एनी वे ऑन द सरफेस इफ द मास is given 0.16 kg, लेंथ इज गिवन 1.7 मीटर। इट मींस एक रॉड या बार आपको दिया हुआ है, उस बार का मास दिया हुआ 0.16 kg, लेंथ 1.7 मीटर, एंड टू पार्टिकल्स आल्सो आर गिवन। द फर्स्ट पार्टिकल इज हैविंग द मास 0.08 kg and moving on the same surface and towards the bar in the direction perpendicular to bar. One with the velocity 10 meter per second, remember it, and other one with the velocity 6 meter per second if the collision between particle and bar is completely inelastic. इसका मतलब वो बार से स्टिक कर जाते हैं आफ्टर द कोलिजन। बोथ पार्टिकल स्ट्राइक द बार साइमल्टेनियसली, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन। तो सेंटर ऑफ मास का सीएम का वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है कोलिजन के बाद में, इफ द कोलिजन इज इनइलास्टिक और द बॉल्स आर स्टिकिंग विद द बार आफ्टर कोलिजन। तो देखते हैं इसको हम कैसे। पहले हम देखते हैं कि इसका हम मास गिवन है 0.08 kg, जो पार्टिकल गिवन है, दोनों का मास गिवन है आपको 0.08 kg, एंड वी कैन से जो बार का या जो रॉड का मास गिवन है 0.16 kg, एंड दिस इज द सिंपली, आप इस फिगर में समझ सकते हैं कि ये आपको मास गिवन है, दोनों इक्वल मास के पार्टिकल हैं, बट द वेलोसिटीज आर डिफरेंट, दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट दिया हुआ है। ये इस बार से कोलाइड करते हैं, स्टिक कर जाते हैं, और इस बार का मास भी दिया हुआ है m नॉट। इसके बाद ये बार कुछ vcm, इसके पास कुछ vcm होगा, मे बी पॉसिबल कि ये बार 2D मोशन करे, ये बार थोड़ा सा घूमता हुआ जाए, साथ ही साथ इसके सीएम के पास वेलोसिटी भी हो, मतलब ये बार रोल भी कर सकता है, आगे चलता भी जाएगा और घूमता भी जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है ये बार स्ट्रेट चलता रहे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए कि आखिर इसका मोशन कैसा होगा, आइए देखते हैं पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज द वेलोसिटी mv1 प्लस mv2, दिस इज बिफोर कोलिजन। इनिशियल वेलोसिटी हमने v1 लिया फर्स्ट बॉल का, दूसरे बॉल का v2 ले रखा है, एंड आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन, दैट मींस सारे बॉल स्टिक कर जा रहे हैं। सो 2m प्लस m नॉट दैट टाइम्स विद इन द ब्रैकेट क्लोज vcm, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहां से आप कह सकते हैं vcm विल बी mv1 प्लस mv2 अपॉन 2m प्लस m नॉट, एंड फ्रॉम हियर वी विल कैलकुलेट दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 1.28 अपॉन 0.32, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये सीएम का वेलोसिटी आ जाता है 4 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमने फिर से वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज किया, और सेंटर मास का स्पीड आ गया आपको दैट 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो आपको एक प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड दिया हुआ है, दिस इज गिवन अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम द कैनन विद द वेलोसिटी v at an angle theta with the horizontal direction. At the highest point in its path, it explodes in two pieces. One retraces its path. Remember it. एक पार्टिकल है जो अपने पाथ पे वापस आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, और वो प्रोजेक्ट करने के बाद में वो, जैसे ये यहां से हमने एक मास को प्रोजेक्ट किया, ये जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो ये ब्रेकअप हो जाता है टू पार्ट्स में, और ये बोल रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा ऑल्सो। इनिशियली हमने उसको ये स्पीड गिवन है v स्पीड से एट द एंगल ऑफ थीटा प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद बोल रहा है विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड इन टू पीसेस, वन रिट्रेसेस इट्स पाथ to the cannon and speed of the other piece immediately after collision. So एक का तो कंफर्म है कि ये वापस आ रहा है अपने पाथ पे, दूसरे का स्पीड आपने कैलकुलेट करना है। आइए फिर से सिंपल क्वेश्चन है, हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से देखें। सपोज बिफोर एक्सप्लोजन देखें, एक्सप्लोजन के जस्ट पहले यहां पर मोमेंटम क्या था। सो बिफोर एक्सप्लोजन अगर हम यहां पे m मास ले लें दोनों पार्टिकल का, सो बिफोर एक्सप्लोजन
2m times v cos theta, horizontal component था. In a horizontal direction we are conserving the linear momentum. So horizontal direction में यहाँ पे linear momentum conserve कराया, minus mv cos theta, ये जो पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है. देन दूसरे पार्टिकल का नहीं मालूम है तो हमने कह दिया प्लस mv डैश, और यहां से हम सिंपली v डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट शुड बी इक्वल टू 3v cos थीटा. सो द करेक्ट आंसर इज ए, विच इज 3v cos थीटा. इसका मीनिंग है जो दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 3v cos थीटा. यहां पर हमने प्रोजेक्टाइल प्लस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया. नाउ अब हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं. यहां पर गिवन है स्मूथ स्टील बॉल स्ट्राइक ए फिक्स स्मूथ स्टील प्लेट एट द एंगल ऑफ थीटा with the vertical. So with the vertical this is given at an angle of theta. Coefficient of restitution is E. Angle at which rebounds will take place. So vertical के साथ कोई बॉल गिवन है at the angle of theta. यहां पर प्लेट है और ये बोल रहा है कि प्लेट ने किसी थीटा एंगल पर टिल्ट किया हुआ है. So स्मूथ स्टील बॉल स्ट्राइक है फिक्स्ड स्मूथ स्टील प्लेट at an angle of theta with the vertical. Now the coefficient of restitution is given E. एंगल एट विच रिबाउंस विल टेक प्लेस. एंगल फाइंड आउट करना है कोलिजन के बाद. सो यहां पर देखिए आपको मोमेंटम कंजर्व कराते हैं. सो अगर हम देखें कि इसका इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, उसका हम कंपोनेंट देख रहे हैं. सो यहां से बॉल ये आ रहा है और ये बॉल स्ट्राइक करने के बाद ये जा रहा है. अब इसका हम देखें, इसका हम y एक्सिस पे और x एक्सिस पे. सो इसका कंपोनेंट इधर आ रहा है और एक कंपोनेंट इधर आ रहा है. दैट इज गिवन सिंपली वी कैन से m ऑफ v1. अगर ये वेलोसिटी हम v1 लेते हैं, सो इनिशियली इट इज गिवन v sin theta in the vertical direction. After collision, this velocity becomes to the simply v1 sin theta 2. So here we can say जो हमने मास के हिसाब से मोमेंटम कंजर्व किया, will take here v sin theta 1, it should be equals to v1 sin theta 2. So here we will say E जो coefficient of restitution है, that is velocity of approach और velocity of separation का ratio होगा. So coefficient of restitution must be v1 cos theta 2 upon v cos theta 1, which is also equivalent to v1 cos theta 2 upon v cos theta. So coefficient of restitution के टर्म्स में v1 cos theta 2 equals to ev cos theta. एक इक्वेशन आपको बन जाता है. यहां से हम देखें हॉरिजॉन्टली, हमने देखा हॉरिजॉन्टली वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक्टिवेट हुआ क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है. अब वर्टिकल डायरेक्शन में जब तक रॉड अगर ऐसे रखा होता तो हम देखते हैं यहां पर वर्टिकल मूवमेंट होता. वर्टिकल को हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं. अगर ऐसे कोई सरफेस जिस पे स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई सरफेस वर्टिकली रखा हुआ था तो हमने देखा वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्टिवेट हुआ. ये बॉल ऐसे कोलाइड करके ऐसे गया था तो उसका वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अप्लाई किया. So v1 sin theta 2 it should upon v1 cos theta 2 equals to v sin theta upon ev cos theta, that must be equals to tan theta by e. So यहां से आपको आ जाता है tan theta 2 that must be equals to tan theta by e, which means theta 2 जो एंगल हमसे पूछ रहा था that must be equals to tan inverse tan theta by e. तो ये एंगल आपको आ जाता है, दिस एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा जाके. आफ्टर द कोलिजन बॉल विल मूव विद दिस एंगल विद द मिरर और विद द एक्स एक्सिस. सो यहां पर एक्स एक्सिस के साथ इतना मूव करेगा, इस एंगल पे जाके मूव करेगा आफ्टर कोलिजन. हम इस इलस्ट्रेशन में और देखने जा रहे हैं. Two boys of the masses 10 kg, 8 kg moving along the vertical rope. The former climbing up with the acceleration. This is given 2 meter per second square. So this is given a boy which is moving upward with the acceleration 2 meter per second square, while later coming down with the uniform speed 2 meter per second. This boy is moving down with the speed of 2 meter per second. Then the tension the rope at the fixed support will be. So आपको यहां पर टेंशन फाइंड आउट करना है. फिक्स सपोर्ट पे टेंशन क्या होगा. सो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए आइए देखते हैं यहां पर फिर से हम मोमेंटम और सेंटर मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. m2 moves with the constant velocity which means f2, that means force on m2 that must be equals to m2g. सो इस इलस्ट्रेशन में आपने देखा 8 kg वाला बॉय है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए उस पे जो फोर्स लग रहा है नेट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. विच मींस वी कैन से F2 will be equals to mg. M is given 8 kg while g we are taking here 10 meter per second square. It means जो सेकेंड बॉय है 8 kg वाला, उसकी वजह से जो रोप पे टेंशन लगेगा that will be 80 न्यूटन. Of course that will be also away from the body. अब हम देखें फर्स्ट बॉय का जो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. For that boy we can take here F1 and that must be equals to, we will say this is m1g plus m1a. So वो वहां पर एक्सेलरेट जो कर रहा है वो उसको और ज्यादा टेंशन को इंक्रीज करेगा. एंड हियर m1 इज गिवन एज द 10 kg. ये 10 kg गिवन है
and G is given also 10 plus A acceleration, here it is given 2. So 10 plus 2 will be 12 and that multiplied by 10 it should be 120 Newton. So ये आपको 120 न्यूटन आ जाता है. इसका मीनिंग है जो टेंशन होगा that should be equals to F1 plus F2, which means F1 and F2 which is given simply 80 plus 120 and that will be 200 Newton. So 200 Newton is the correct answer. जो टेंशन लगेगा नेट टेंशन दोनों बॉयज के मूवमेंट की वजह से, एक बॉय कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक बॉय जो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट बॉय है जो अपवर्ड जा रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है, पकड़ के रोप जब ऊपर जा रहा है तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ रहा है, इसकी वजह से वहां पर टेंशन वो और ज्यादा एक्सर्ट कर रहा है. एक बॉय ने 120 न्यूटन टेंशन एक्सर्ट किया और जो बॉय कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा था उसने 80 न्यूटन टेंशन एक्सर्ट किया. दोनों टेंशन सम हो जाएंगे क्योंकि नेट जो रोप पे टेंशन लगेगा वो दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो हियर 120 प्लस 80 दैट विल बी 200 न्यूटन. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. हमने आज एडवांस लेवल पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए. नेक्स्ट डे में वी विल डिस्कस अबाउट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक.